बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट अपडेट के साथ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में बड़ी बिकवाली रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1.5% की गिरावट पर बंद हुए। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव दिखा। ऑटो, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली हावी रही। इसके अलावा एनर्जी, फार्मा, आईटी इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए। हालांकि आज की इस गिरावट में बस मेटल ही थोड़े चमकते नजर आए। सेंसेक्स 1272 पॉइंट गिरकर 84,300 और निफ्टी 368 पॉइंट गिरकर 25,811 पर बंद हुआ। तो बाजार में क्यों आई है ये गिरावट, समझा रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। मार्केट के गिरने के 3 कारण जो मैंने समझे हैं, या 3 एक्सक्यूजेस जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस पर आते हैं। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट के गिरने का जो कारण है उसमें सेबी की बोर्ड बैठक से पहले का थोड़ा डर। आई थिंक डर होना चाहिए कभी कभी, और ये डर इस चीज़ का है कि कहीं F&O पर और कर्व तो नहीं आने वाले, कहीं मार्जिन रिक्वायरमेंट तो नहीं बढ़ने वाली, कहीं वीकली एक्सपायरीज की जो नंबर है वो तो नहीं कम होने वाली। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए हमारी मार्केट ने ख़राब ग्लोबल क्यूज़ पहले भी फेस करे थे और आज भी ग्लोबल क्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थे, सिर्फ एक मार्केट से वीकनेस थी। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण जो है वो है सेबी बोर्ड बैठक से पहले का थोड़ा सा डर कि कहीं यहाँ पर कुछ और मार्जिन रिक्वायरमेंट को लेकर कुछ चेंजेस ना आ जाएं। दूसरा डर जो मार्केट का है, दूसरा कारण जो है वो है जापान के मार्केट्स में भारी गिरावट, और एक रिस्क कि क्या जापान में अब काफ़ी हॉकिश पॉलिसी आने वाली है और क्या और रेट हाइक होंगे नई रेजिम में। ये एक ऑब्वियस रिस्क है। इसका हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हमारी मार्केट में वैसे ही कैरी ट्रेड का पैसा नहीं आया, तो इसके लिए इसका मार्केट पर कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। तीसरा रिस्क, आज चीन की मार्केट 10% ऊपर है। अब 10% चीन की मार्केट ऊपर है, ऑब्वियसली इसका कुछ इम्पैक्ट हमारे मेटल्स पर पड़ा है, तो उसकी वजह से मेटल्स ऊपर आए हैं। इसकी वजह से 2 खतरे ओपन हो रहे हैं कि क्या, पहली बात तो चाइना में जाएगा पैसा, चाइना में काफ़ी पैसा गया नहीं है, और दूसरा अगर मेटल सर्च करेंगे, कमोडिटी सर्च करेंगे तो हमारे ऊपर क्या इन्फ्लेशन वापस आएगी, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो नंबर 1 कारण है ना मार्केट के गिरने का, वो फर्स्ट कारण है। तो आज बाजार की इस बड़ी गिरावट में सेक्टर का क्या हाल रहा, समझते हैं यतिन मोता से। तो यतिन बताएं। आज मार्केट भारी दबाव के साथ बंद हुआ, और अगर हम देखें तो जो ग्लोबल मैक्रो उथल पुथल है और मिडल ईस्ट में जो टेंशन्स हैं उसके चलते बाजार में दबाव था। हालांकि मिड कैप और लार्ज कैप गेनर्स की बात करें तो लार्ज कैप्स में मेटल स्टॉक्स, क्योंकि चाइना का स्टिमुलस हेल्प कर रहा था, 1 से 1.25% की तेजी JSW स्टील और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में दिखाई पड़ी, और डिफेंसिव स्टॉक जैसे NTPC और ब्रिटानिया में भी थोड़े हद तक खरीदारी आपको दिखी। लूजिंग साइड पे बहुत सारे स्टॉक्स थे। हीरो मोटोकॉर्प जो मंथली आंकड़े आते हैं उसके पहले 4% नीचे, ट्रेंड, एक्सिस बैंक और रिलायंस जैसे हैवी वेट्स भी आज 2 से 2.5% नीचे पाए गए। जहां तक कि मिड कैप गेनर्स का सवाल है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स लगभग 4% की तेजी, आयरन ओर में उछाल के चलते NMDC के शेयर में भी लगभग 4% का उछाल देखा गया, और APL अपोलो ट्यूब्स और कल्याण ज्वेलर्स जैसे काउंटर में भी अच्छी खासी खरीदारी दिखी। हालांकि मिड कैप जहां प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिली, वहां भारतीय हेक्साकॉम, इंडियन होटल्स, इंडियन बैंक और IRB इंफ्रा जैसे काउंटर्स देखने को मिले। शुक्रिया यतिन इस पूरे अपडेट के लिए। तो बिकवाली के इस माहौल में सिर्फ 2 ही सेक्टर चमक रहे हैं, पहला मेटल और दूसरा केमिकल। इन दोनों की तेजी का चाइना कनेक्शन है। खासकर बेस मेटल में पिछले 1 हफ्ते से जोरदार तेजी दिख रही है। इसकी क्या है वजह और आगे कितनी बढ़ सकती है, जानते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी बताएं, बाजार में गिरावट के बीच मेटल तो चमक रहे हैं। अगर चाइना की तरफ से देखें तो जैसे आपने कहा कि बोरोइंग कॉस्ट कम की गई, हमने मॉर्टगेजेस जो रिवैम्पिंग है वहाँ पर भी आता हुआ देखा, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंजेक्शंस भी हमने यहाँ पर ओपन मार्केट में आते हुए देखे ताकि इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट हो सके। तो इन सबका एक सेंटिमेंट फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स को उठाता हुआ देखा है। बाजार का मानना है कि जो सारे के सारे स्टिमुलस मेजर्स लिए गए हैं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का और फर्स्ट क्वार्टर 2025 का, यहाँ तक आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना यहाँ पर रीस्टॉक करता हुआ नजर आएगा। चाइना न्यू ईयर से पहले हमेशा खरीदता है कि जो कि जनवरी फरवरी है, और दूसरा जैसे ही हम यहाँ पर फेस्टिवल सीजन या फिर ईयर एंड आता हुआ देखेंगे, यहाँ पर बुक क्लोजिंग भी होगी, नेट लॉन्ग्स लगातार यहाँ पर बनते रहे हैं, जो शॉर्ट्स हैं वो भी हम यहाँ पर वाइंड अप होता हुआ देखेंगे, जिसका फायदा यहाँ पर आएगा। अब अगर आपको नवंबर US फेड की मीटिंग के बारे में बताएं तो यहाँ पर 50-50 चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, तो बाजार वहां से भी सपोर्ट ले रहा है। तीसरी बात डॉलर इंडेक्स की है जो 100 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो वहां से भी हमने फायदा आता हुआ देखा है।
चौथा ये कि चाइना ने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट तो किया है, लेकिन चाइना की खुद की जो पोर्ट इन्वेंट्रीज हैं वहाँ पर अब गिरावट देखने को मिली है। तो उसका सीधा फायदा, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एक हफ्ते में हमने बहुत बेहतरीन गेंस यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखे हैं, जो कि 7% तक चढ़ा, एल्यूमिनियम में 6% की तेजी थी और जिंक 8% तक चढ़ा। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये तीन मेटल्स आगे जाकर भी आपको अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं। सितंबर की अगर बात की जाए तो 15% की बढ़त हमने यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखी है और 15% की तेजी एल्यूमिनियम और जिंक में ही है, और यही मेटल्स आगे जाकर भी बेहतरीन यहां पर आपको रिएक्शन दिखा सकते हैं। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, जो भी एक्सपोर्ट आया है इंडिया ने बखूबी इसको एब्जॉर्ब किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड यहां पर पकड़ती हुई नजर आई है, जिस तरह के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं। भारत यहां पर एशिया में अगर बात की जाए तो काफी एक ब्राइट स्पॉट की तरह से उभरा है और बाजार को लगता है कि नई माइंस बहुत जल्दी आ नहीं रही हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का काफी फायदा है। तो मेटल्स एज अ सेक्टर यहां पर अगले 2 क्वार्टर्स के लिए भी आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखा सकता है। शुक्रिया मनीषा जी विस्तार से ये सब कुछ बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने बिहार के कई जिलों में खतरा पैदा कर दिया है। नेपाल में हो रही जोरदार बारिश से बिहार में कई नदियां उफान पर है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। बिहार के बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर समेत 13 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है। कटरा में बकूची पावर ग्रिड परिसर में पानी घुस गया है। पहाड़ों पर भी भूस्खलन हो रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। चलिए अब बात करेंगे चुनावी दंगल की। हरियाणा में अग्निवीर योजना को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। अग्निवीर योजना का जिक्र आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा की रैली में किया। अंबाला की रैली में राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि अग्निवीर से देशभक्त युवाओं की आकांक्षाएं छीन ली गई हैं। यहां काम नहीं हुआ, चलो आर्मी में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, देशभक्ति की आग है उसे जलाएंगे और वहां खड़े हो जाएंगे। फिर मोदी जी कहते हैं नहीं भैया, वहां से भी हम आपके जेब में से चोरी करेंगे। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है उसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली, जिससे आपको बताया गया कि आप सरहद पे भी जाएंगे, शहीद होने को तैयार होंगे, तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। 4 साल बाद वापस आइए और फिर से बेरोजगारी का आप संघर्ष करिए। वहीं हरियाणा की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। साथ ही कांग्रेस पर अग्निवीर योजना पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के हर अग्निवीर को सरकार पेंशन वाली पक्की नौकरी देगी। ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही है। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार
और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले के बाद मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। हमास ने ऐलान किया है कि लेबनान में हुए इजरायली अटैक में उनका एक बड़ा कमांडर मारा गया है। मारे गए आतंकवादी का नाम अबू अल अमीन है, जो लेबनान में हमास का चीफ था। दावा यह भी किया गया है कि अबू अल अमीन के साथ उसके परिवार वाले दक्षिणी लेबनान में हुए इजरायली हमले में मारे गए हैं। वहीं इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को आज दफनाया जाएगा। और अल अरेबिया के हवाले से खबर आई है कि हिजबुल्लाह के शुरा काउंसिल ने हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफी अल-दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ चुन लिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद हिजबुल्लाह की ओर से इस खबर को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि हिजबुल्लाह ने सैफी अल-दीन को अपने राजनीतिक और मिलिट्री विंग का चीफ अभी तक नहीं चुना है। इस बीच इजराइल ने दूसरे देशों पर भी एक्शन शुरू कर दिया है। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन में पावर प्लांट्स और बंदरगाह पर हमला किया है। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी गई थी, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार किया है। यह हमला यमन के रास ईसा और हुदैदा शहर में किया गया है। तो इजराइल के एक्शन का क्या होगा असर, क्या ये बड़े युद्ध की आहट है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा शाम 7:57 पर। मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को सरकार ने भारतीय सिनेमा में अहम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के सम्मान देने का ऐलान किया है। मिथुन चक्रवर्ती को यह सम्मान 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह में 8 अक्टूबर को मिलेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने लिखा कि मिथुन दा का फिल्मी सफर शानदार रहा है और यह हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिथुन दा को बधाई दी है। मिथुन चक्रवर्ती को प्रधानमंत्री मोदी ने कल्चरल आइकॉन बताया है। दादा साहेब फिल्म पुरस्कार मिलने पर मिथुन चक्रवर्ती ने भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने आगे लिखा कि कोलकाता के फुटपाथ से आए व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने इस सम्मान को अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया है। तो नवरात्रि में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने भी गरबे की प्लानिंग की है लेकिन ड्रेस लेना अभी बाकी है, तो आज मैं आपको लेकर चलती हूं दिल्ली की एक ऐसी जगह जहां पर चनिया चोली से लेकर ज्वेलरी सबकी शॉपिंग एक जगह आप कर सकते हैं, वो भी वाजिब दाम में। मैं मौजूद हूँ गुजराती लेन जनपद पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं गरबा से जुड़ी ड्रेस, जो कि एक खास अट्रैक्शन होता है कि जब गरबा पर जाते हैं तो इस तरह की खूबसूरत ड्रेस पहनकर जाते हैं, जिसे चनिया चोली कहते हैं। उसकी ढेरों वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। डार्क कलर्स के ऑप्शन है, लाइट कलर के ऑप्शन है। ये हैंडमेड बैग्स है जो कि आप अपनी ड्रेस के हिसाब से यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो इसकी भी कई सारी वैरायटी है, अलग अलग साइजेस में, अलग अलग डिजाइन में आपको यहाँ पर ये क्लचेस और बैग्स मिल जाएंगे। और साथ ही जो यहाँ पर ज्वेलरी है उसकी काफी वैरायटी आपको मिल जाएगी। इस बार जो एक खास वैरायटी जो काफी ट्रेंड में है वो इस तरह का कटवर्क है। जो घाघरा है उसके नीचे घेरे पर इस तरह का कटवर्क काफी पसंद किया जा रहा है और वैरायटी इसमें भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। प्राइस की अगर हम बात करें तो काफी अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर 50-100 रुपए से लेकर 500-600 रुपए में आप पूरा अपना ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं गरबा से रिलेटेड। एक और खास बात जो आजकल काफी इन है वो इस तरह की जो गुजराती जैकेट है, जो कि अगर आप पूरी ड्रेस नहीं पहनना चाहते हैं, भैया क्या बोलते हैं इसे? जैकेट ही बोलते हैं। चलिए लास्ट में मैं प्राइस बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर चनिया चोली खरीदते हैं तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1000-1200 रुपए से और 2500-3000 हजार रुपए में आप स्टाइलिश और अपने पसंद की चनिया चोली यहाँ पर खरीद सकते हैं। ज्वेलरी मैंने आपको दिखाई, बैग्स मैंने आपको दिखाए, तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। तो अभी तक अगर आपने शॉपिंग नहीं की है तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और गरबा से जुड़ी अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नीता अंबानी के निमंत्रण पर नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, पीआर श्रीजेश, सुहास यथिराज समेत 140 एथलीट्स मुंबई में उनके आवास एंटीलिया पर पहुंचे। इस मौके पर एथलीट्स के अलावा कोच और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। इस आयोजन को यूनाइटेड इन ट्रायम्फ का नाम दिया गया है। इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि सभी ओलंपियन और पैरालंपियन का एक मंच पर आना बेहद खास है और इन सभी खिलाड़ियों पर गर्व है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ देम, ऑल इंडियंस। वी आर प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू ऑनर देम एंड show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है जहां we are going to show that all of them are coming together and coming united together. And thank you so much. आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने कहा है कि नई नौकरी में सिर्फ पैसा नहीं देखना चाहिए, तो सवाल उठता है कि नई नौकरी में क्या कुछ देखना चाहिए। कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर पहली नौकरी ना देखो सैलरी।